जैसा कि 38 नंबर होता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय शुड अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आईएमई और पीएमई का 2 मिनट में फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, फिर आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ड है, एक आई सब का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। आईएमई का फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इसी को पीएमई फिर इसका फुल फॉर्म है पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल वही रहेगा, एग्जामिनेशन वही। आईएमई बोलते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। ये एट द टाइम कोई भी आदमी का एम्प्लॉयमेंट होगा उसी टाइम में, मतलब कि पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम में स्टार्टिंग में ही होगा, इसलिए इसको इनिशियल मेडिकल। और पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन जो है हर 5 इयर्स के इंटरवल पे होता है। कितने दिन पर? हर 5 इयर्स के इंटरवल पे होगा। वैसे अभी ये 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशंस के हिसाब से उसमें दिया था कि जो लोग 45 इयर्स से ऊपर के हैं उन लोगों का 3 इयर्स में एक बार पीएमई कराने के लिए। लेकिन ये जब तक 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस या 45 इयर्स ये एज नहीं दे तब तक हम लोग 5 ईयर वाला ही ऑप्शन मारेंगे, या एज पर मैन रूल्स रहेगा तो 5 ईयर। बाकी इसमें आईएमई और पीएमई ये दोनों जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, आईएमई और पीएमई, उसके लिए हम लोग फॉर्म एम में, याद रखिए मेडिकल के लिए फॉर्म कौन है? एम से मेडिकल, एम से फॉर्म एम में देते हैं। और कितना दिन पहले? 20 दिन पहले, 20 डेज पहले हम लोग नोटिस, 20 डेज प्रायर नोटिस हम लोग फॉर्म एम में देते हैं। यदि कैंडिडेट किसी कारण से अपियर नहीं हो सका तो दूसरा नोटिस जो है फिर हम लोग फॉर्म एन में देते हैं। और दूसरा नोटिस जो है अब ये 10 दिन पहले देते हैं। फॉर्म एम एन क्लियर हो गया उसको। उसके बाद जब दोनों नोटिस मिल गया तब डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर से दिखाइएगा। डॉक्टर देखने के बाद आपको कागज का एक चिट्ठा या एक रिपोर्ट देता है। जो रिपोर्ट जो देता है वो हुआ फॉर्म ओ। फॉर्म ओ क्या है? फॉर्म ओ जो है वो रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट का 3 कॉपी होता है। 3 कॉपी में कहाँ कहाँ रहेगा? एक रह जाएगा कैंडिडेट के पास जिसका मेडिकल एग्जाम हुआ है, दूसरा मैनेजर के पास आएगा, और तीसरा जो है जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है या डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पास रखेगा। डॉक्टर या एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो पीएमई का एग्जामिनेशन दे रहा है, एग्जामिनिंग अथॉरिटी के पास रहेगा। फॉर्म एमएनओ क्लियर है। उसके बाद है फिर फॉर्म पी। जैसे एमएनओ में एग्जाम हो गया, हालांकि फॉर्म पी तो पहले होना चाहिए था लेकिन हमको जैसा लग रहा है एमएनओ ही पहले फॉर्म रहा होगा, बाद में लगा हुआ कि डॉक्टर लोग जो है, कोई डॉक्टर अपना मन से किसी को फिट कर दे रहा है, किसी को अनफिट कर दे रहा है। तो ये फिट और अनफिट जो कर रहा है इसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड जिस फॉर्म में रहता है, जिस स्टैंडर्ड के हिसाब से मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो फॉर्म पी है। उसके बाद ये है मेडिकल एग्जाम का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल एग्जाम। 10 मिनट स्कूल तो 4 मिनट और लगेगा। उसमें पी हो गया। इसमें जो है स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये आई विजन कैसा रहेगा, हियर कैसा रहेगा, बाकी जो है हर एक पार्ट का क्या क्या स्टैंडर्ड रहेगा, तो उस बेसिस पर ये फिट माना जाएगा। ये स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उसके बाद है क्यू। क्यू का जरूरत तब पड़ता है जब आप अनफिट हो गए तब। और क्यू का जरूरत कब पड़ेगा? अनफिट होने पर। अनफिट हो जाने पर
आपको क्यू का जरूरत पड़ेगा। और अनफिट होने पर क्या है अनफिट, अगर कोई आदमी अनफिट हो जाता है तो क्या कर सकता है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड के लिए वो अप्लाई कर सकता है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड के लिए। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AMB। इसका जरूरत कब पड़ेगा, जब कोई आदमी मेडिकली अनफिट हो जाता है तब। और मेडिकली अनफिट हो जाएगा तो उस आदमी को करना क्या है कि जो फॉर्म ओ मिला है, फॉर्म ओ से ही पता चलेगा कि फिट है कि अनफिट। फॉर्म ए के रिपोर्ट में लिखा रहता है यू आर मेडिकली फिट और मेडिकली अनफिट। फॉर्म ओ में यदि अनफिट मिलता है तो ये फॉर्म ओ मिलने के 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो है वो क्या कर सकता है, मैनेजर को लिख सकता है या रिक्वेस्ट करेगा या मैनेजर को राइटिंग में देगा कि हमको जो है एपिलेट मेडिकल बोर्ड से जो है फिर से मेडिकल एग्जाम कराया जाए, एपिलेट मेडिकल बोर्ड से। अब मैनेजर के पास जब ये नोटिस आ जाएगा तो मैनेजर जो है 30 दिन के अंदर में फिर जो है मैनेजर अरेंज करेगा एपिलेट मेडिकल बोर्ड। और एपिलेट मेडिकल बोर्ड में जनरली होता कौन कौन है, एपिलेट मेडिकल बोर्ड में एक DGMS का डॉक्टर होते हैं जो कि कन्वेनर का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, ये कन्वेनर का। उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर ज्यादा उसके बाद क्वेश्चन में चले जाते क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी सब पर आधारित है, इसलिए इसको 2-3 मिनट और डिस्कस। कन्वेनर रहेगा, उसके बाद 2 डॉक्टर है, एक तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का अंडरटेकिंग का होगा या नहीं तो फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर रहता है। 3 डॉक्टर, एक कन्वेनर है, बाकी 2 PSU या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्टर रहेगा। उसके बाद तो ये अगर एपिलेट मेडिकल बोर्ड के पास जाना है तो एपिलेट मेडिकल बोर्ड में जाने के लिए कैंडिडेट को इंटीमेशन देना होगा। तो कैंडिडेट को जो इंटीमेशन होता है वो फॉर्म क्यू में होता है। और फॉर्म क्यू जो है 15 दिन पहले, याद रखिए 10 दिन 20 दिन पहले फॉर्म एम था, 10 दिन पहले फॉर्म एन था। क्यू जो है 15 दिन पहले, यदि क्यू में एपियर हो गया तो ठीक है, लेकिन किसी कारण से नहीं एपियर हुआ तो क्यू के बाद आर होता है। क्यू फॉर्म आर में फिर जो है उसको सिमिलर मैनर में फिर से इंटीमेट किया जाएगा। यदि आर में नहीं हुआ तो फिर वो कहानी खत्म। अब आर में एपियर हो, आर क्यू से नहीं हुआ तो आर से नोटिस मिला जाएगा। क्यू और आर दोनों क्या है, नोटिस है, दोनों ही नोटिस है। किसके लिए, एपिलेट मेडिकल बोर्ड में एपियर होने के लिए। क्यू में हो गया तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड नोटिस देगा आर में। उसके बाद जब सब ठीक ठाक है, मेडिकल एग्जाम में डॉक्टर से जांच उच हो गया तो फॉर्म एस में जो है वो रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट ऑफ एपिलेट मेडिकल बोर्ड, AMB का जो रिपोर्ट होगा वो फॉर्म एस में रहेगा। ये फॉर्म ओ जैसा ही रहता है लेकिन इसमें वो तीनों डॉक्टर का साइन रहेगा और वो जो ये तीनों डॉक्टर ये एग्जामिन करते हैं और उनका साइन है फॉर्म एस। उसके बाद ये सब हो गया तो एक और फॉर्म है मेडिकल से रिलेटेड, वो है फॉर्म टी। टी का जरूरत है कि जितना PME IME सब जितना हुआ, जितना PME हुआ, जितना IME हुआ, कितना आदमी इसमें फिट हुआ, कितना आदमी इसमें अनफिट हुआ, ये सब का डिटेल जो है साल में एक बार जो है इसको दे देना है DGMS को, फॉर्म टी में हम लोग भेजते हैं। तो यह जो मेडिकल से रिलेटेड जो फॉर्म था वो इतना ही फॉर्म था। इसको 1-2 बार देखने से याद रहेगा। इसमें इम्पोर्टेंट फॉर्म जो है, जैसे तो कोई भी पूछ सकता है, फॉर्म ए में एक इम्पोर्टेंट है जिसमें नोटिस देते हैं। बाकी एग्जाम में तो कभी कभी फॉर्म एस भी पूछ दिया है। फॉर्म वो इम्पोर्टेंट है जो रिपोर्ट रहता है, और बाकी कोई भी पूछ सकता है, इसलिए याद सबको रखना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय शुड अंडरगो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कितना परसेंट है, 5 साल में एक बार कराना है तो यहाँ उसके हिसाब से 20% होगा। प्रतीक का आंसर सही था, पहले ही मैसेज किया हो। डिस्कनेक्शन हो गया क्या, नेक्स्ट है
ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला, ये नहीं पूछेगा, इसमें दिमाग किल नहीं कीजिए, इसमें टाइम भी कीजिए। उसके बाद है इन 40 नंबर क्वेश्चन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ every medical examination the manager of the mine concerned shall give at least 8 days prior notice in writing to the to the person to be examined। अब मतलब जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है उसको मैनेजर जो है कितना दिन पहले नोटिस देगा, तो नोटिस जो देगा वो किस फॉर्म में देगा, एम में देगा। कितना दिन पहले देगा, हम लोग अभी पढ़े 20 दिन पहले देगा, तो इसका आंसर 20 होगा। ठीक है, इन व्हिच फ्रॉम द मैनेजर ऑफ द माइंड कंसर्न सेट गिव नोटिस टू पर्सन टू बी एग्जामिन। 20 ठीक है, भुवनेश्वर का आंसर सही है। इसके बाद 41 का आंसर क्या होगा, किस फॉर्म में मैनेजर जो है नोटिस देगा, इन व्हिच फ्रॉम द मैनेजर ऑफ द माइंड कंसर्न सेल गिव नोटिस टू द पर्सन्स टू बी एग्जामिन। जिस पर्सन का एग्जामिन होना है वो किस फॉर्म में नोटिस, फॉर्म एम ठीक है, भुवनेश्वर ठीक रहा है। फिर इन व्हिच फॉर्म द स्टैंडर्ड ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पीपुल सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर लेट डाउन। इसमें लिखा है, एक फॉर्म हम लोग इसमें डिस्कस करना भूल गए, जो स्टैंडर्ड वाला में 2 फॉर्म है यहाँ पर। ये पी में, फॉर्म पी में हम लोग देखे फिटनेस स्टैंडर्ड है, यहाँ पर एक पी के बाद में एक फॉर्म पी आई इंसर्ट किया है, या P1। ये जो है ये है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड। फॉर्म पी जो है जनरली पीडियाट्रिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए है, और फॉर्म पीआई में है आईएमई के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है फॉर्म पीआई में। अब वहां पर पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन व्हिच फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन बोल रहा है, तो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है फॉर्म पीआई में है, और स्टैंडर्ड जो है, जो पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड जो है वो फॉर्म पी में है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना होगा कि फॉर्म पी आई आई से इनिशियल है, इसलिए इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड पूछेगा तो फॉर्म पी आई बोलना होगा, और पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म पी होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, A person may appeal to manager for his re-examination even though the person has been declared medically unfit for the employment in mine, which board will re-examine him। ये बोलता है कोई अनफिट हो गया तो वो फिर से मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए अपील कर सकता है। वो जो अपील करेगा वो किस बोर्ड को करेगा, सेफ्टी प्रमोशन बोर्ड, मेडिकल काउंसिल, एपीलेट मेडिकल बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्क्रूटनियर्स। तो ये तुलेश आकाश सबका आंसर सही है, ऑप्शन सी एपीलेट मेडिकल बोर्ड है इसका। अभी हम लोग देखें, who is supposed to be the convener of the appellate medical board। appellate medical board का कन्वेनर हम लोग अभी डिस्कस किए, वो जो मेडिकल बोर्ड रहता है उसका कन्वेनर जो है डीजीएमएस रहता है। नेक्स्ट है, और बाकी ये सब जो है दूसरे डॉक्टर रहता है, जो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर है या और मेडिकल ऑफिसर। उसका इन व्हिच फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय एपीलेट मेडिकल बोर्ड आर लेट डाउन। इसमें क्या पूछ रहा है, इन व्हिच फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन 45 का, तो यहाँ जब मेंशन नहीं किया है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, तो फॉर्म पी होगा। अगर इनिशियल मेडिकल रहता तो फॉर्म पी आई रहता। तो आइदर एपीलेट मेडिकल बोर्ड एग्जाम ले या जनरल जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है वो एग्जाम ले।
दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड है वो फॉर्म पी ही है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस है जो रिपोर्ट जो देगा। एक मिनट इसको, जो जनरल एग्जामिनिंग अथॉरिटी है, जैसे आपका जो पीएमई या जनरल एग्जामिनिंग अथॉरिटी जो पीएमई या आईएमई करेगा, ये अपना रिपोर्ट जिस फॉर्म देता है उसको फॉर्म ओ बोलते हैं। और जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड जो जिस फॉर्म में रिपोर्ट देता है उसको फॉर्म एस बोलते हैं। लेकिन दोनों के लिए जो स्टैंडर्ड, जिस मेडिकल स्टैंडर्ड से दोनों जो जांच करेगा आदमी का, वो दोनों ही पीएमई के लिए जो है एपिलेट मेडिकल बोर्ड भी फॉलो करेगा पी को, और आईएमई के लिए भी दोनों ही मेडिकल बोर्ड या दोनों मेडिकल अथॉरिटी जो है पीआई को, मतलब आइदर एपिलेट मेडिकल बोर्ड कर रहा है तो पर भी उसको इसी स्टैंडर्ड से करना है, या जनरल एग्जामिनेशन अथॉरिटी है उसको भी इसी स्टैंडर्ड से करना है। दोनों के लिए स्टैंडर्ड अलग अलग नहीं है, तो नहीं कुछ दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्म पी। अदरवाइज यदि क्वेश्चन में ये रहता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए स्टैंडर्ड क्या है, तो फॉर्म पीआई देंगे, या कहीं कहीं पर ये रहेगा फॉर पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जो रेगुलेशन का टर्म है, फॉर पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। तो सीकिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट अभी खोज रहा है या लगने वाला है, तो उसके लिए कौन होगा? फॉर्म पीआई ही होगा। अब यहाँ से कुछ जो है रिटर्न उटर्न का है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन रिटर्न वाला दो गो क्वेश्चन है, उसमें घुसेंगे तो फिर ज्यादा उलझ जाएंगे। इस क्वेश्चन को एक बार जो एग्जाम से एक दो दिन पहले से भी एक आध क्वेश्चन पूछता है, जो स्टार्टिंग वाला सीएमआर का जो दो चार नंबर है उसको याद कर लीजिएगा। व्हेन डू द मैनेजर सबमिट एनुअल रिपोर्ट इफ माइन इज अबंडन्ड। माइन यदि बंद होता है तो इसका एनुअल रिपोर्ट जो है 30 दिन के अंदर में देना है। वैसे जो नॉर्मली जो एनुअल रिटर्न हम लोग भरते हैं, किस चीज में भरते हैं? नॉर्मली जो डीजीएमएस का एनुअल रिटर्न भरते हैं हम लोग फॉर्म 3 में भरते हैं, ऑन और बिफोर 1 फरवरी, 1 फरवरी के दिन या 1 फरवरी के पहले भरना रहता है ईयर एंड का एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में। लेकिन ये माइंस जब अचानक बीच में बंद हो गया तो 30 दिन के अंदर में एनुअल रिटर्न भर देना है। उसके बाद बोल रहा है यदि वर्किंग जो है आपका 60 दिन से ज्यादा के लिए डिसकंटिन्यूड हो गया है, तो उस कंडीशन में बोलता है 90 दिन के अंदर में, डिसकंटिन्यूस होने के 90 दिन के अंदर में एनुअल रिटर्न भरने के लिए। तो ये रिटर्न वाला में अभी नहीं जाएंगे, उसमें जो एग्जाम के जस्ट पहले जो ये गैजेट नोटिफिकेशन का जो ये फॉर्म सब है उसको एक बार देख लीजिएगा। इससे एक आध क्वेश्चन रहता है कब कब रिटर्न भरना है, और वो उस दिन देख कर जाइएगा, कुछ रट के जाइएगा तभी याद रहेगा। बाकी दिन आज याद कीजिएगा तो फिर उससे भूल जाइएगा। हम लोग आगे वाला क्वेश्चन में चलते हैं। इस नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखा व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हेन द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल रिमेन बाउंड टू डेजिग्नेट 3 suitably qualified employees of the mine as workmen इंस्पेक्टर ऑफ द माइन। ये बोल रहा है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तब ऑनर एजेंट और मैनेजर को 3 suitably क्वालिफाइड आदमी को वर्कमैन इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट करने का जरूरत है। तो ये बी आंसर सब सही दे रहे हैं। 500 आदमी, 500 और मोर। क्या लिख रहा है वेयर 500 और मोर
इससे ज्यादा होगा तो 3 WI का हम लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। वो WI वाला क्लास हम लोग अच्छे से किए थे, तो उसमें रिवीजन याद होगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच वर्कमैन इंस्पेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड। किस डिपार्टमेंट से WI का जरूरत नहीं है? माइनिंग का रहता है, सिविल का ही नहीं रहता है। हम लोग जो तीन पढ़े वो सिविल छोड़कर बाकी सब इलेक्ट्रिकल का रहेगा, मैकेनिकल का रहेगा, सिविल का कोई WI नहीं होता है। तो इसका भी आंसर बी सही दे रहा है भुवनेश्वर आकाश। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड देयर इन ए माइन व्हेन माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी असिस्टेड बाय वन एडिशनल इंस्पेक्टर। तो ये हम लोग WI वाला फिर एक बार देख लेते हैं। WI का हम लोग क्या देखे थे? WI के लिए 500 या 500 से ज्यादा है तो WI चाहिए। 3 डिसिप्लिन से चाहिए, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। उसके बाद क्या था? अप टू 1500 तक है तब तो वही रहेगा, एक एक एक। अब 1500 से ऊपर जाने पर हर एक 1000 पर क्या रहेगा? माइनिंग वाला एक बढ़ जाएगा 1000 और पार्ट देयर ऑफ 1000 या पार्ट देयर 1, बाकी ये सब एक एक ही रहेगा। फिर प्लस 1000 होगा, क्या इसका पार्ट होगा तो फिर एक एक ये बढ़ता जाएगा, बाकी ये रहेगा। तो याद होगा। बाकी WI का एक दो चीज और पूछता है इसमें कि WI को हम लोग क्या करते हैं? WI को जो अपॉइंट करेंगे सर्टिफिकेट, ये माइनिंग के लिए ओवरमैन रहेगा, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर होगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल फॉरमैन रहेगा। और WI से रिलेटेड क्या रिवीजन का चीज? WI के लिए एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 5 इयर्स का, जिसमें कि 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है सेम माइन का होगा। इसका टेन्यूर कितना रहता है? जनरली 3 इयर्स का रहता है, उसके बाद ये रिनॉमिनेशन होता है। WI अपना रिपोर्ट किस में लिखता है? फॉर्म यू में। तो ये क्वेश्चन जो आ सकता है WI से, यही क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इतना डाटा दिए इसमें से कोई एक दो क्वेश्चन रहेगा, हर एग्जाम में रहता है। तो ये बहुत WI वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे कुछ न कुछ रहता ही एग्जाम में। तो यह क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड देयर इन ए माइन व्हेन माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी असिस्टेड बाय वन एडिशनल इंस्पेक्टर। तो ये 1500 या इससे ज्यादा जब मैन पावर होगा तो ये एडिशनल WI माइनिंग का जरूरत पड़ेगा, और वो अगला 1000 तक रहेगा या 1000 के पार्ट तक। इसका 50 का आंसर क्या दे रहा है? तुलेश बी, आकाश साहू सी। 1500 से ऊपर में एडिशनल चाहिए ना? 1500 से ऊपर में चाहिए एडिशनल जो है। बी तुलेश कैसे बोल रहा है? फिर एक बार इसको देखो। ये क्या बोला? 1500 तक के लिए एक एक ही रहेगा, लेकिन 1500 से ऊपर जो है बढ़ेगा तब एडिशनल चाहिए। 1500 से ऊपर जब मैन पावर जाएगा तब माइनिंग का एडिशनल एक चाहिए। 15 तो मिनिमम जो है, फिर भुवनेश्वर कल है 100 में एडिशन में होता है। 1500 के ऊपर हर एक 1000 या 1000 का पार्ट, मतलब ये कि 1500 के बाद यदि एक भी बढ़ गया, 1501 भी हो गया, तो उस कंडीशन में एक माइनिंग का WI बढ़ जाएगा। और ये 1501 में भी उतने लगेगा, और 1500 से लेकर 2500 तक भी उतना ही लगेगा। तो फॉर एडिशनल 1000 का मतलब वही हो गया कि 1500 के ऊपर अगला 1000 तक में एक WI एक्स्ट्रा लग जाएगा, और 1500 तक में जो है वो मिनिमम 3 वही रहेगा। तो डी क्यों होना बोल रहा है जी? उसका डी आंसर तो रामजीत क्या बोल रहा है? डी होना चाहिए। हाँ, रामजीत बोल रहा है डी होना चाहिए।
वो थोड़ा सा माइंड रूल्स के लैंग्वेज पर जाएगा तो उसके हिसाब से 1501 होना चाहिए था, लेकिन वो लैंग्वेज वाला पार्ट को यहाँ कंसीडर नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर चूंकि एक्सीड्स वर्ड दिया है तो अप टू 1500 तक तो वही रहना चाहिए था, लेकिन मिनिमम वर्ड दिया है तो वहाँ जो सुटेबिलिटी बैठ रहा है उसमें 1500 वाला ही सुटेबल आंसर होगा। उतना क्वेश्चन जो सेट हुआ है उसमें उसका लिटरेचर पे उतना ध्यान नहीं दिया है, आंसर यही सोच कर दिया है और आंसर भी बुक में यही दिया हुआ है। वैसे ये वाला ऑप्शन यदि 1501 रहता तो ये सुटेबल, तो ये फिट बैठता है आंसर। बी नहीं होगा। बी तो ये 1000 बोलता है कि हर एक 1000 या 1000 का जो पार्ट है उस पे एडिशनल एक एक आएगा, लेकिन किसके बाद एडिशनल लगेगा? 1500 के बाद एडिशनल लगेगा। तो ये यहाँ लिखा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन ए माइन व्हेन ए माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो मिनिमम 1500 बोल सकते हैं। ऐसे 1500 तक में एडिशनल नहीं चाहिए, 1500 से एक्सीड करता है तब एडिशनल चाहिए, तो 1500 से एक्सीड में 1501 होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, 1500 भी उतना लिटरेचर को नहीं मायने करेगा। यदि ऑप्शन 1501 रहता तो 1501 को मारते। फिर है वर्कमैन्स इंस्पेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ ए ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन ए इज। तो डब्ल्यू आई वर्कमैन इंस्पेक्टर का जो टेन्योर होता है एक बार नॉमिनेशन होने पर वो 3 साल के लिए वैलिड है, और एक बार फिर वो रीनॉमिनेट हो सकता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी मिनिमम लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर नॉमिनेटिंग ए पर्सन एज वर्कमैन इंस्पेक्टर। मिनिमम लिमिट ऑफ एक्सपीरियंस, एक वर्कमैन इंस्पेक्टर को नॉमिनेट करने के लिए मिनिमम कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो ये हम लोग पढ़े 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, जिसमें कि 2 इयर्स जो है 5 इयर्स टोटल एक्सपीरियंस, जिसमें से 2 इयर्स जो है सेम माइंड का होना चाहिए। ये हम लोग अभी देखे भी है। उसके बाद 53 में बोला है हाउ मेनी डेज इन ए वीक द वर्कमैन इंस्पेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी एज मेंशन्ड इन रूल 29R। हाँ, भुवनेश्वर का आंसर सही है। वीक में 2 दिन जो है वर्कमैन इंस्पेक्टर जो है एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर ड्यूटी करेगा, बाकी दिन वो अपना नॉर्मल ड्यूटी करता है। इन विच फॉर्म द वर्कमैन इंस्पेक्टर सेल रिकॉर्ड हिज रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन। ये अभी हम लोग समराइज किए थे तो उसमें देखे थे कि फॉर्म यू में डब्ल्यू आई अपना रिपोर्ट को भरता है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ एनी डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड द ओनर एजेंट और मैनेजर द मैटर शुड बी सेंट टू। तो ये हम लोग जानते हैं जहां भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मैटर को चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाता है, तो ये तो हमेशा आप मतलब मान लीजिएगा लगभग जगह पे चीफ इंस्पेक्टर ही दिया हुआ है। सबका सही है मुकेश भुवनेश्वर। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस टू बी एम्प्लॉयड व्हेन द ओनर एजेंट और मैनेजर shall constitute a सेफ्टी कमिटी फॉर प्रमोटिंग सेफ्टी इन माइंस। तो सेफ्टी कमिटी का कंस्टिट्यूशन कितना? 100 आदमी, मिनिमम 100 आदमी रहने पर फिर सेफ्टी कमेटी का कंस्टिट्यूशन करते हैं, तो ये 100 हो। हु एक्ट्स एज सेक्रेटरी टू द सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूटेड एज पर रूल। ये एक बार पूछा है एग्जाम, एग्जाम में कभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सेक्रेटरी, फिर सेफ्टी कमेटी का सेक्रेटरी कौन होता है? ये होता है। और ये भी क्वेश्चन 100 वाला, ये दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल, ये सब में आएगा ये सब क्वेश्चन। डब्ल्यू आई और पीट सेफ्टी कमेटी, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे इसमें से एक दो क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपका ये जो 48 नंबर है ये भी इम्पोर्टेंट है। 51 इम्पोर्टेंट है।
एक तो ये 2 डेज वाला ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। खैर ये क्वेश्चन जनरल है, सबको याद भी होगा। हाउ मेनी ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन द ऑफ of the mine chairman, how many officials or captains of the mine the chairman as per rule इतना shall nominate। मतलब कि ये जो हम लोग ये देखे हैं पीच सेफ्टी कमेटी, पीच सेफ्टी कमेटी या इसी का नाम अब सेफ्टी कमेटी हो गया है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स क्या पढ़े थे, 5 गो नॉमिनेटेड बाई मैनेजर या चेयरमैन, 5 गो नॉमिनेटेड बाई ट्रेड यूनियन या वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, 3 WI, एक तो मैनेजर रहेगा ही, और एक सेफ्टी ऑफिसर। तो ये मिनिमम मैन पावर रहता है, 5 5 10 3 13 तो 15। तो ये 15 वाला ही शायद आजकल एग्जाम में सही मान रहा है, तो 15। पहले लोग 13 को मानता था, WI को यदि एक लेता थे तब, लेकिन अभी 15 वाला टोटल 15 ही हमारी जब एग्जाम में आता है। तो ये मेंबर है पिट सेफ्टी कमेटी का। बाकी सेफ्टी कमेटी का ड्यूटी उटी वैसा तो नहीं पूछेगा। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन, कितना ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन को चेयरमैन नॉमिनेट करता है। इसका आंसर क्या होगा 58 का, कितना कॉम्पिटेंट पर्सन या ऑफिशियल को चेयरमैन नॉमिनेट करेगा, मतलब मैनेजर सेफ्टी कमेटी में नॉमिनेट करेगा। 5। सुजीत का आंसर लगता है 5 इसी का होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, one of the function of safety committee is to meet at least once in a days to consider the matters placed before the committee. A is given by सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने दिनों में होता है, ये पूछ रहा है। इन 8 days टू मीट एटलीस्ट वंस, कितना दिनों में, 30 दिन। 30 जो लोगों का है, ठीक है। The owner agent or manager shall apprise the secretary of the safety committee of the action taken on recommendations of the committee. What is the minimum time period of such reply? ऑनर एजेंट इसमें अभी तक जो हम लोग देखे, इसमें इम्पोर्टेंट चेयरमैन, ये इम्पोर्टेंट है जो 30 दिन में एक बार मिलता है। बाकी इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, ये सब तो छोटा छोटा है। और ये बोल रहा है कि ऑनर एजेंट और मैनेजर जो पीएससी के मीटिंग में जो रिकमेंडेशंस आएगा उस पर क्या एक्शन लिया गया, इसके बारे में सेक्रेटरी को कम्युनिकेट करता है। ऑनर एजेंट और मैनेजर बताता है कि ये एक्शन लिया गया, फिर सेक्रेटरी मिनट्स में या लेकर भेजता है। तो वो 15 दिन पहले, मुकेश ठीक है, 15 दिन पहले ही जो एक्शन लिया गया वो बताएगा सेक्रेटरी को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम स्टिपुलेटेड क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू बी प्रोवाइडेड इन ए माइन or any part for every person employed at any one time as per mine rules। तो ये आप लोग जानते हैं एज पर माइन रूल्स जो है 2 लीटर है। और जो डीजीए में सर्कुलर जो था, सर्कुलर के हिसाब से थोड़ा सा जो आप लोग पहले भी पूछे थे, वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उस कंडीशन में बोलता है कि पर पर्सन जो है 3 लीटर पानी होना चाहिए। ये हम लोग देख लिए हैं प्रीवियस क्लास में भी। When does the inspector give an order in writing to supply cool water to employee of the open cast working? ये ड्रिंकिंग वाटर में दिया हुआ है कि जहां पर 100 आदमी से ज्यादा हो सरफेस या ओपन कास्ट में,
वहां पर यदि डीजीएमएस चाहे तो बोल सकता है कि पानी को ठंडा करने के लिए कोई मैकेनिकल मीन्स का यूज कीजिए। मैकेनिकल मीन्स मतलब कोई रेफ्रिजरेटर या वैसा पानी ठंडा करने का अरेंजमेंट बोल सकता है। हाँ, वो सर्कुलर 1978 का था, उसमें वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्केल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ लैट्रिन फॉर मेल इन माइंस? लैट्रिन का जो स्केल है माइंस में, वो बोलता है एवरी मेल पे जो है, हर एक मेल पर 50 लैट्रिन होना चाहिए, सॉरी, हर एक 50 आदमी पर एक लैट्रिन का सीट होना चाहिए। तो 1 सीट फॉर एवरी 50 पर्सन, 50 पे एक। सेम चीज फीमेल के लिए भी है, तो वो भी है 1 सीट फॉर एवरी 50 फीमेल्स। मेल का भी स्केल वही है, फीमेल का भी स्केल वही है, तो दोनों का आंसर 50-50 होगा। तो एक का एक, दोनों में 50-50 ही आंसर होगा, किसी का एक किसी का भी। ठीक है, मेल का भी 50 और फीमेल का भी 50, दोनों सेम रहेगा, वो याद रखना होगा। ये क्वेश्चन फिर कंफ्यूजन वाला है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स ये दिया नहीं है कि जिसमें कि लेटरिन आएगा, लेकिन ये आंसर इसका शायद 50 दिया होगा। वो लिखा इन एवरी माइंड में देने के लिए, लेकिन यहाँ 65 का आंसर इसका 50 दिया है। लेकिन जो माइंस एक्ट में जो प्रोविजन जो लिखा है वहां पर एवरी माइन दिया है। 50 तो स्केल है, लेकिन ठीक है, अब 50 ही इसको मान के, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, वैसा नहीं आ जाएगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एनसीडी का बुक देखने का पर्पस यही है कि ऐसे जब एक्ट रूल्स रेगुलेशन पढ़िएगा तो क्या कंसेप्चुअल आ सकता है वो गेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर लोग ये सब बुक से उठा लेता है क्वेश्चन। इसलिए ई क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ये बुक को देख के जाइएगा तो ये इस टाइप का पूछ सकता है। ये बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर भी इसमें दिख रहा है। Which of the following activity do not fall under obligation of work persons for the purpose of sanitation in mine? तो ये जो सैनिटेशन वाला है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर लिखा है। माइंड रूल्स में एक बार देख लीजिए कहाँ पर। देखिए, ये सैनिटेशन में ये ऑब्लिगेशन ऑफ पर्संस माइंड रूल्स का 39 नंबर रूल है, जिसमें दिया है नो पर्सन सेल वांट ओनली मिसयूज और डैमेज द लैट्रिन। लैट्रिन का सीट को कोई भी आदमी को मिसयूज या डैमेज नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है। फिर नो पर्सन सेल पॉल्यूट द अंडरग्राउंड इन्वायरमेंट वर्किंग ऑफ द माइंड विथ एक्सक्रेटर, जहां तहां लैट्रिन करके नहीं छोड़ देगा ये। बाकी दिया है ऑल पर्सन एम्प्लॉयड अंडरग्राउंड सेल एक्वेंट देमसेल्व्स विद द सैनिटरी अरेंजमेंट प्रोवाइडेड। हर एक आदमी को ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पर सैनिटरी अरेंजमेंट, मतलब कहाँ पानी का व्यवस्था है, कहाँ लेटरिन का व्यवस्था है, ये सारे सबको जानकारी होना चाहिए। जहां तहां लेटरिन करके नहीं गंदा कर देना, ये इस ऑब्लिगेशन में दिया हुआ है। और इसी से क्वेश्चन कुछ दिया है, जैसे 3 चीज इसमें दिया है। क्या दिया? 10 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है। हाँ, तो ये यहाँ पर देखिए, एक तो बोल रहा है कोई भी आदमी को लैट्रिन से तोड़ फोड़ नहीं करना है। दूसरा दिया है जहां तहां लैट्रिन नहीं करना है। तीसरा दिया है हर आदमी को ये जानकारी होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पानी है, कहाँ लैट्रिन है व्यवस्था। तो ये इसका ऑब्लिगेशन दिया है, हर आदमी का इतना दायित्व है कि ये चीज को समझे। अब ये तीनों को दे दिया और एक दे देगा कि इसमें से नहीं है, तो ये इसी चीज को पूछ रहा है कि इसमें कौन ऑब्लिगेशन है नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अब हम लोग वहां पर आते हैं जो क्वेश्चन है उस पर।
क्वेश्चन है which of the following activities do not fall under the obligation of work persons for purpose of sanitation। यार एक्चुअली ये लिख दिया डू नॉट फॉल। डू नॉट फॉल कहा, ये भी फॉल। नो पर्सन शैल इंटेंशनली डैमेज और मिसयूज द लैट्रिन, ये सही है। नो पर्सन शैल पॉल्यूट अंडरग्राउंड वर्किंग ऑफ द माइन विथ स्क्रिटा, ये सही है, हम लोग देखें। ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इनसाइड द ग्राउंड शैल एक्वेंट देमसेल्व्स विद द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन द सेक्शन ऑफ द माइन, ये भी सही है। तो ये सब सही है, इसलिए इसका आंसर है कि ऑल करेक्ट है। लेकिन ऑल एक्टिविटीज ये डू नॉट फॉल नहीं, ये सारे एक्टिविटी तो फॉल करता है, मतलब कि सारे ये ऑब्लिगेशन है। तो ये आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ ये डू नॉट वर्ड नहीं होना चाहिए था। ये सारे एक्टिविटी जो है एक ऑब्लिगेशन का चाहिए। क्वेश्चन होता चाहिए था कि फॉर द पर्पस ऑफ सैनिटेशन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लाइज, तो ये वर्क पर्सन, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। सॉरी, ये आंसर इसका डी वाला ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोग क्वेश्चन जो आएगा वो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है कि सारे पॉइंट का एक दो बार पढ़ा हुआ है, समझा रहेगा, तभी आप ये सबको मार पाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होने लगता है। फिर है which of the following certificate is considered as valid first aid certificate for any working there in a mine। तो जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट हम लोगों के लिए जो वैलिड है वो एसटी जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन का एक उड़ीसा का भी कोई सर्टिफिकेट है, इसमें नहीं दिया है। उड़ीसा वाला भी वैलिड है, डीजीएमएस सर्कुलर का देखिए शायद भेज दिया है उसको। भुवनेश्वर ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय और एनी वन डे रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम इन ए माइन। ये क्वेश्चन भी गड़बड़ लग रहा है। ये एनी वन डे रिक्वायर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट एड रूम, एक्चुअली फर्स्ट एड रूम के लिए बोलते प्रीवियस ईयर में किसी भी एक दिन 150 पर्सन से ज्यादा है तब फर्स्ट एड ड्रॉप देना मैंडेटरी है। यहाँ पर मोर देन 100 दिया है, तो ठीक है, ये सब में सबसे ज्यादा है तो दे देंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में एरर है, ये एक्चुअली मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 100 नहीं 150 होना चाहिए था। तो ये 150 आप लोग याद रखिए कि फर्स्ट एड रूम में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि क्वेश्चन फर्स्ट एड वाला है, इसे तो फर्स्ट एड का हम लोग कर लिए हैं। फर्स्ट एड रूम से क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन तो यही है 150 आदमी से ज्यादा पर सरफेस पे रहेगा, ये अंडरग्राउंड के लिए नहीं है। दूसरा क्या है, इसका जो रूम होगा, रूम का एरिया 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और 1000 आदमी से ज्यादा है तो वहां पर होल टाइम एम्प्लॉयड क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, असिस्टेड विद नर्स, और जो भी जो है कंपाउंडर या ड्रेसर वो सबके साथ में रहेगा। बाकी फर्स्ट एड स्टेशन का हम लोग पढ़े थे, उसको फिर अब क्वेश्चन में आएगा तो उसको देखते हैं। तो यहाँ दिया व्हाट इज द मिनिमम फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए फर्स्ट एड रूम इन ए माइन। तो किसी माइन में फर्स्ट एड रूम के लिए मिनिमम फ्लोर स्पेस कितना होगा इसका, फर्स्ट एड में कितना लाइफ लाइन, फर्स्ट एड में लाइफ लाइन का, फर्स्ट एड का इक्विपमेंट से एक बार देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो। फर्स्ट एड रूम में जो इक्विपमेंट रहता है वो शेड्यूल 2 के हिसाब से रहेगा। शेड्यूल 2 में देख लीजिए, उसमें लाइफ लाइन करके तो कुछ नहीं है लगता। शेड्यूल, ये जो फर्स्ट एड रूम में जो इक्विपमेंट रहता है वो ये सब है, स्ट्रेचर हो गया, सोप हो गया, बेंच चेयर,
एयर्स टॉन्किट लाइफलाइन करके तो नहीं, ये क्या पूछ रहा है? रेस्क्यू स्टेशन, अच्छा क्या पूछ रहा था? और रेस्क्यू स्टेशन पूछ रहा, ठीक। हाँ, रेस्क्यू स्टेशन में लाइफलाइन। हम लोग आ जाते हैं फ्लोर एरिया। तो फर्स्ट एड का फ्लोर एरिया हम लोग देख लिए 10 मीटर स्क्वायर रहेगा। वेयर द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन इज मोर देन ए, then the in charge of first aid room shall be whole time employee A is given by। तो जो फर्स्ट एड का इंचार्ज जो है होल टाइम एम्प्लॉय कब होगा? एम्प्लॉय क्वालिफाइड में जब वहां का एम्प्लॉयमेंट मोर देन 1000 हो तब। तो ये 70 का आंसर डी ठीक है। तुलेश का आंसर ठीक है। Which of the following category of work persons are not found statutorily to have first aid certificate or to carry first aid output while on duty? इसमें से बोल रहा है कौन सा कैटेगरी का आदमी है जिसको कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट रखने का जरूरत नहीं है या फर्स्ट एड किट जो है साथ में नहीं रखता है। तो इसमें से माइनिंग से इसको दिया हुआ है, ओवरमैन को तो रखना ही है, माइनिंग सरदार को रखना ही है, और मैकेनिक को भी रखना है, लाइन हेल्पर को रखना नहीं है। ये जो माइन बुक्स में ये क्लियर किया हुआ है, मैकेनिक फॉरमैन फिटर को रखना है, लाइन हेल्पर इसमें नहीं होगा, मैकेनिक ये और ओवरमैन को। ठीक है, सी आंसर सही है। In which form the notice regarding the hours of work is mentioned? अब ये थोड़ा सा ABCD वाला क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। मेडिकल वाला फॉर्म तो देख लिया है। यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होता है, ये बहुत सारा कुछ फॉर्म्स जो है वो अंडर माइन रूल्स 1955 है, कुछ फॉर्म्स अभी नया आ गया अंडर ईज ऑफ कंप्लायंस। माइन रूल्स के जो पुराने फॉर्म्स थे जैसे ABCDE, एक एक को पहले समझ लेते हैं। जो फॉर्म ए जो था माइन रूल्स का, ये किस चीज का फॉर्म था? इसमें रहता था नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, ये है नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क। फॉर्म बी में क्या रहता था? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय था। फॉर्म सी में क्या था? डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर्म बी में है। फॉर्म सी में क्या था? अंडरग्राउंड का अटेंडेंस था। फॉर्म डी में क्या था? ओपन कास्ट का अटेंडेंस था। फॉर्म ई में क्या था? एबव ग्राउंड का अटेंडेंस था या सरफेस का अटेंडेंस था। सेम चीज को जब ईज ऑफ कंप्लायंस में आया, तो ये फॉर्म ए के बारे में ईज ऑफ कंप्लायंस में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, मतलब कि ये फॉर्म ए आज भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा, फॉर्म बी के जगह पर ईज ऑफ कंप्लायंस में नया फॉर्म ए आ गया, मतलब कि अब डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय जो है जो ईज ऑफ कंप्लायंस के फॉर्म ए में देना है। CDE ये तीन जो अटेंडेंस रजिस्टर था उसके जगह पर फॉर्म डी आ गया, मतलब कि अब ओपन कास्ट का अंडरग्राउंड या अंडरग्राउंड का हो या सरफेस का अटेंडेंस हो, सब फॉर्म डी में मेंटेन होगा। उसके बाद फॉर्म माइन रूल्स का जो फॉर्म था ई के बाद था FG और H। एफ जो था ये सारा तीनों है एक्चुअली ये लीव से रिलेटेड था, ये सब क्या है? लीव से रिलेटेड। एफ है कंपनसेटरी डेज। कंपनसेटरी डेज मतलब कि संडे को आदमी अगर काम करता है तो उसके बदला 2 छुट्टी लेगा। बाकी फॉर्म जी और एच जो है वो लीव रिकॉर्ड है। लीव जो EL अर्न लीव जो बनता है या जो हम लोग बोलते हैं लीव विथ वेजेज का जो रिकॉर्ड है, एक
एक जी में जो है अकाउंट कैलकुलेशन होगा और एच में जो है कितना लीव लिया और कितना बचा हुआ है, वो दोनों जो है लीव का डिटेल है। एक में कैलकुलेशन की पिछला साल जनवरी फरवरी कितना महीना में कितना कितना ड्यूटी है, कितना लीव बना, और दूसरे में क्या रहेगा, उस जो जितना लीव बना उसमें से कितना आप लिए और कितना बचा हुआ है, ये रहेगा। तो ये एफ जी एच जो लीव वाला था, उस तीनों को फॉर्म को मिलाकर अभी ईज ऑफ कंप्लायंस में नया फॉर्म जो लगा दिया, एक ही फॉर्म है और ये ई है। उसके बाद फॉर्म आई जो था, वो था माइंड रूल्स में रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम था। ये क्या था, रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम था, ओटी का रजिस्टर था। अब ये ओटी वाला रजिस्टर के जगह पर जो ईज ऑफ कंप्लायंस में जो है वो फॉर्म बी आ गया है। तो अब ये देखिए इतना कंफ्यूजन का जगह हो गया। आज के डेट में फॉर्म बी यहाँ है एक, जो कि अब इस फॉर्म बी में क्या रहेगा, ये ओटी का डिटेल है। ऊपर वाला जो फॉर्म बी था वो डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय था, उसके जगह पर ए आ गया। और माइंड रूल्स वाला जो फॉर्म ए है वो आज भी है, उसके जगह पर वो क्या है, नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, जो शिफ्ट का जो टाइमिंग रहता है वो रहता है। क्वेश्चन पुराना वाला फॉर्म का है सर, हाँ ये क्वेश्चन जो है पुराना वाला फॉर्म का है। और इस सब से उठा कर देगा तो अभी भी उसका क्वेश्चन एक दो को दे देगा, बाद में फिर चैलेंज करने पर फिर उस क्वेश्चन को करेक्ट करेगा। तो ये जी एच आई तक क्लियर हो गया। लीव वाला फॉर्म तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद एक फॉर्म बच गया जे और के, एल एम और एल भी बच गया ना। तो एल तो फिर वो लीव है, इंफॉर्मेशन, लीव इंफॉर्मेशन है। जे और के, जे जो है, के है माइनर एक्सीडेंट का, माइनर एक्सीडेंट का रिपोर्ट जाता है, और जे में जो है रिपोर्टेबल इंजरी का। रिपोर्टेबल का इसमें जो कि रिपोर्टेबल इंजरी किसको बोलते हैं, जिसमें वर्क पर्सन 72 आवर्स या मोर के लिए एब्सेंस रहता है, वो रिपोर्टेबल इंजरी। और के माइनर एक्सीडेंट या माइनर इंजरी जिसमें 24 घंटा या उससे ज्यादा के लिए एब्सेंट रहता है वो। तो ये सब डिटेल फॉर्म जे और के में, ये इस दोनों में डीजीएमएस को इंफॉर्मेशन जाता है कुछ होने पर। तो ये सारे फॉर्म हम लोग माइंड रूल्स का सारा फॉर्म और ये ईज ऑफ कंप्लायंस का भी जो रिलेवेंट फॉर्म था उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक आध क्वेश्चन दो चार और देख लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। अब ये पूछा, इन व्हिच फॉर्म द नोटिस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क इज मेंशन्ड। तो आवर्स ऑफ वर्क का नोटिस तो फॉर्म ए में है, आज भी फॉर्म ए में है, पहले भी फॉर्म ए में था। इन व्हिच फॉर्म द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय इज रजिस्टर्ड। ये वाला जो है ये पुराना क्वेश्चन है, आज के डेट के लिए फॉर्म ए होगा और पुराने के लिए फॉर्म बी होगा। क्योंकि ऑप्शन में फॉर्म ए नहीं है तो फॉर्म बी को ही हम लोग मारेंगे। ये पुराना क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फिर वो चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नया अगर माइंड रूल्स कोट करके देगा तब तो यही लिखना होगा, नहीं है तो आप ईज ऑफ कंप्लायंस वाला भी देता है। वैसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, कोट करके ही देना चाहिए। फॉर्म क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्म के कितना दिन भेजते हैं। फॉर्म के जो है एनुअली एक बार भेजते हैं, साल में जनवरी के पहले